कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो कीन्स ने दी वो उन्होंने से का जो क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी थी उसकी जो क्रिटिसिज्म की है और उसके बाद में उसकी क्रिटिसिज्म करने के बाद थ्योरी को उन्होंने प्रेजेंट किया। जो से की थ्योरी थी वो ये कहती थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स के माध्यम से हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट गुड्स के माध्यम से हो, यानी कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं रहेगा और जितने लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, क्योंकि कोई प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एंटरप्रेन्योर हैं वो खूब प्रोडक्शन करेंगे और जब तक कि उनको एम्प्लॉयमेंट पर लगाने के लिए लोग मिलते रहेंगे तब तक ये प्रोडक्शन होता रहेगा और कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट की तो कोई बात होगी ही नहीं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो पीगो ने उसी में जोड़ दिया कि अगर कोई कभी प्रॉब्लम आए तो वेजेस को कम कर दिया जाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगा दिया जाए। ये सारी बातों को डिटेल में हम लोग ने जो एक हमारा सेज लॉ ऑफ मार्केट का जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका वीडियो है उसमें देख लीजिए। कीन्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बताने से पहले उन्होंने कुछ और घटक बताए इसके अपनी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन और मल्टीप्लायर के बारे में हम बता चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। जिनको देखना हो वो वीडियोस देख लें। कंजम्पशन फंक्शन में कीन्स ने जो बताया वो ये था कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की स्पीड कम रहती है। कंजम्पशन डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम पर। बेसिकली मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो डिपेंड करता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहती है इसलिए जो डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है। मल्टीप्लायर क्या करता है कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए तो इनकम उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो कई गुना जो है उसे मल्टीप्लायर उन्होंने कहा और के से डिनोट किया है। के इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात आती है कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की। कीन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड को पर बहुत जोर दिया है। अब ये इफेक्टिव डिमांड क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग। तीन टर्म उन्होंने यूज किए हैं इसमें। नंबर 1 इफेक्टिव डिमांड, नंबर 2 एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और तीसरा एग्रीगेट डिमांड। इफेक्टिव डिमांड समझने से पहले हम लोग एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस को समझ लेते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है और एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है और इनके शेप्स किस तरह के होते हैं। ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ये जो हमारा ओ एक्स एक्सिस है और ये है ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं रिसीप्ट्स। ओ एक्स एक्सिस पर आती है नंबर ऑफ मेंस एम्प्लॉयड और ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है। ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होती क्या है? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाता है और एम्प्लॉयमेंट पर विभिन्न स्टेजेस में, स्टेजेस वाइज एम्प्लॉयमेंट पर लगाता है। ये मानता है, मान लीजिए उसने ON के बराबर लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाया तो उसको OA के बराबर पैसा रिटर्न में मिलना ही चाहिए। यानी अगर किसी ने 10 लोगों को मजदूरी पर लगाया है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इन 10 लोगों को अगर 100 रुपए पर मजदूर के हिसाब से वो 1000 का पेमेंट कर रहा है तो इन 10 लोगों को मजदूरी पर लगाए रखने के लिए कम से कम उसे 10,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए ना।
अब अगर मान लीजिए 10 लोगों को लगाए और 1,000 रुपए मजदूरी दे, यानी 100 रुपए के हिसाब से 10 लोगों को 1,000 रुपए मजदूरी दे और उसे मिले 900 रुपए, तो क्या वो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा, वो इनको एम्प्लॉयमेंट से हटा देगा। यानी इन 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाए रहने के लिए उसे कम से कम 1,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हमारी इसी मस्ट रिसीव को बतलाता है। यानी ये क्या है? ये है मस्ट रिसीव, जो एक्सपेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर, या जिसे हम दूसरे शब्दों में, और इसे हम कह सकते हैं ये हमारी कॉस्टिंग भी है, यानी कि इतना तो हमको मिलना ही चाहिए। अब ये इसका यहां पर ही हम लोग ये डिस्कस कर लें कि ये इसका शेप, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का शेप क्या बतला रहा है? ये शेप ये बतला रहा है कि शुरुआत में नंबर ऑफ मेंस अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है और वो शुरुआत में लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाता है, तो उसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के फायदे भी मिल रहे हैं, और चूंकि लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हैं इसलिए वो सस्ते में उसे मजदूर भी मिल रहे हैं और वो लोगों को लगाता है काम पर, तो उसकी कॉस्टिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। धीरे धीरे आप देखें कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ना शुरू होती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। यानी अगर उसने सिर्फ इतने लोगों को रोजगार पर लगाया तो उसकी कॉस्टिंग यहां से यहां तक बढ़ गई, यहां से यहां तक कॉस्टिंग बढ़ी है, जबकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे उसने कहां से कहां तक लगाया? N1 से लेकर N2 तक लगाया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग B से लेकर C तक बढ़ गई। ये चीज हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कि शुरुआत में कॉस्टिंग कम तेजी से बढ़ती है और बाद में उसकी कॉस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट डिमांड प्राइस ये होती है कि जो वो उतने नंबर ऑफ मेंस को एम्प्लॉयमेंट पर लगाकर जो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिलना चाहिए, यानी यही ON के बराबर लोगों को वो मान लीजिए लगाता है एम्प्लॉयमेंट पर, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसको मिलेगा वो OB के बराबर होगा। यानी उसने लगाए ON के बराबर, जो उसे मिलना ही चाहिए वो OA के बराबर है, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिलेगा वो OB के बराबर है। यानी ये चीज है एक्सपेक्ट। अब ये एक्सपेक्ट क्या हो गई? यानी ये हो गई उसकी, और जिसे हम कहें सेलिंग प्राइस। एक चीज हो गई कॉस्ट और एक चीज हो गई सेलिंग प्राइस। यानी अगर वो कॉस्ट ये मान रहा है कि उसकी लागत 1,000 रुपए के बराबर आ रही है, जो उसे मिलना ही चाहिए, तो उसको लगता है कि उसे बेचकर मिलेंगे कितने? 2,000। तो अब ये 1,000 जो हुआ वो क्या हुआ? उसका गैप हुआ। अब अगर इन दोनों को एक साथ हम रख दें तो देखिए, अब इसको हमने दोनों को एक दूसरे के साथ रख दिया, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस, और ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कितना हो गया? B, और जो हमको मिलना ही चाहिए वो कितना है? A। यानी हम उम्मीद कर रहे हैं मिलने की 2,000 और हमको मिलना ही चाहिए कितना? 1,000। तो इन दोनों के बीच का जो गैप हुआ वो क्या हो गया हमारा? ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब ये जो हमारा प्रॉफिट है ये क्या चीज के लिए हमको मोटिवेट करेगा? ये हमको मोटिवेट करता है कि हम और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाएं, जिससे हमको और ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये कहां तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाएगा? ये यहां तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाएगा जहां तक कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते। इसे कहते हैं ई पॉइंट, और यही पॉइंट होता है इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड, ये इफेक्टिव डिमांड यानी जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी यहां ई पॉइंट है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गई, यानी कि जो हमारी कॉस्टिंग है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो एक दूसरे के बराबर हो गया। अब क्या हुआ कि जब यहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो गया, जिस पर कि ON1 के बराबर हम नंबर ऑफ मेंस को एम्प्लॉयड किए हैं, तो इस स्टेज को हम इफेक्टिव डिमांड यानी देश में नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन और जो हमारी रिसीव्स यानी इनकम है वो दोनों बराबर हो गई। अब एक प्रॉब्लम दूसरी यहां से जनरेट होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या ये जो पॉइंट है हमारा,
N1 ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज है। अब मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज है NF और N1 तक लोग एम्प्लॉयड हुए, यानी N1 से लेकर NF तक जो गैप है ये नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन है। यानी N1 पर अब कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने कहा कि जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वो इफेक्टिव डिमांड होगी, वो जगह इफेक्टिव डिमांड की जगह होगी। और दूसरी बात क्या है, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो इफेक्टिव डिमांड होगी यहां पर इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। जाहिर है कि जहां दोनों मिल जाएंगे वो इक्विलिब्रियम की स्टेज हो गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज हो। यानी अब उन्होंने एक चीज अलग कर दी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज अलग है और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज अलग है। तो यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज तो हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज हो। अब बात ये आती है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज को कैसे हासिल किया जाए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज पर अगर हम आना चाहें तो अब हम देखते हैं कि यहां पर ये मान लीजिए C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब C पॉइंट पर हमारी जो कॉस्टिंग है यानी जो मस्ट रिसीव है वो ज्यादा है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस जो है हमारी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम है। यानी ये जो गैप है ये गैप काहे को बतला रहा है, ये गैप लॉस को बतला रहा है। अब जब ये गैप लॉस को बतला रहा होगा तो क्या कोई भी एंटरप्रेन्योर इन लोगों को काम पर लगाने को तैयार होगा, यानी इस बात के लिए तैयार होगा कि उसे लॉस हो लेकिन वो देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज ले आएगा? यानी इस बात के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हमको करना क्या होगा? अब यहां से इकोनॉमिक्स जो है, कीन्स की इकोनॉमिक्स, वो एक दूसरा पहलू बतलाती है। ये तो उन्होंने बतला दिया कि जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज में हो, लेकिन हमको फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज तक पहुंचना है तो उसका रास्ता उन्होंने एक बतलाया। अब हमें करना है, पहले हम लोग अब हमको अपनी डिमांड बढ़ानी होगी। डिमांड बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मेंस एम्प्लॉयड बढ़ जाएंगे। तो अब डिमांड बढ़ाने का तरीका क्या है? डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड जो है वो दो चीजों की, इकोनॉमी में दो चीजों की डिमांड होती है। अब ये जो डिमांड होती है, एक होती है कंजम्पशन गुड्स की डिमांड, गुड्स की, और एक होती है इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। गुड्स की डिमांड आपको मालूम है y = C+ S होता है, तो C से आगे कंजम्पशन गुड्स की डिमांड, और S जो है वो चूंकि इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसलिए ये आ गई इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। कंजम्पशन गुड्स की डिमांड जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। क्या हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। चूंकि कीन्स का जो लॉ है वो शॉर्ट टर्म का है और शॉर्ट टर्म में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती नहीं है, इसलिए कंजम्पशन गुड्स की डिमांड इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगी। अब बात आती है दूसरी, इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक जो पहली MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट रन में कांस्टेंट होता है तो इसलिए इसके भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इतनी आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो हमें डिमांड बढ़ा देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। तो मैंने घूम फिर के फिर बात वहीं आ गई कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ाई जाए। अब यहां पर जो बात कीन्स ने दी, उन्होंने एक नया सेक्टर इसमें और जोड़ा और वो था G या गवर्नमेंट सेक्टर। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर जब हम आते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो सोशल वेलफेयर करे, और सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। यहां जो हम लोगों ने बात की वो प्राइवेट सेक्टर की बात थी, जो काहे के लिए काम कर रहा है? वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। अब एक नया सेक्टर जो हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की है। वो काहे के लिए काम करता है? वो काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए।
जब ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है तो अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहां से आती है। गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से और दूसरे तरह से उसके रेवेन्यूज जो होते हैं उस तरह से उसके पास में जो है वो इनकम आती है। अब वो इनकम जो है उसको वो खर्च करती है। अब वो खर्च करती है काहे के ऊपर? वो खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट उसका आता है वो काहे पे आता है? वो जैसे मान लीजिए सड़क बनाने के ऊपर आ गया, पुल बनाने के ऊपर आ गया, अस्पताल बनाने में आ गया, स्कूल बनाने में आ गया, वो ये सारे खर्चे हो रहे हैं। जब कीन्स ने 1929 से लेकर 1933 तक की जो भयानक मंदी आई उसमें कीन्स ने ये कहा कि जहां पर गवर्नमेंट को पैसे खर्च करना चाहिए, अगर कहीं वो सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल बनाए और अगर वो नहीं बना सकती है तो वो गड्ढे खोदे और गड्ढे भरे, यानी लोगों से गड्ढे खुदवाए और गड्ढे भरवाए ताकि लोगों को पेमेंट कर सके। तो यानी कि उसने यहां तक इंपॉर्टेंस दी काहे की? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करेगी, यानी गवर्नमेंट इन सब चीजों पर जो खर्च करेगी, तो उससे क्या होगा कि लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर कराया, अब जी गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इनकम है, उसके पास पैसा है तो वो एक्सपेंडिचर करे। अगर गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट लाए और उस डेफिसिट फाइनेंसिंग पर वो लोगों से उधार ले या वो इंस्टीट्यूशन से उधार ले और उस उधार लेकर वो उसे खर्च करे ताकि लोगों की इनकम बढ़े और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड कर जो है वो यहां से बढ़कर, यहां से निकलकर एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा। ये आ जाएगा नया डिमांड कर्व जिसे हम AD1 कह लें और ये E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को बतलाएगा, यानी कि इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो हमारा इक्विलिब्रियम यहां N1 पर था वो बढ़कर NF पर आ जाएगा और NF पर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज को भी पा लिया जाएगा। तो अब यहां पर आप देखिए कि यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो इन्होंने, कीन्स ने ये कही कि किस प्रकार से हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल हम आपको मिल सकता है। आजकल जैसे हम लोगों को पेंडेमिक की सिचुएशन है और इसमें बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, सरकार ने देखा भी कि बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो अब सरकार एक पैकेज लेके आई। अब वो पैकेज का था 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आई और उसने वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। अब वो पैकेज में डायरेक्ट लोगों के पास पैसा पहुंचा, नहीं पहुंचा, उनकी स्कीम ऐसी थी कि नहीं थी कि उन्होंने लोन दिया, वो एक अलग मामला है, लेकिन फॉलो उन्होंने कीन्सियन इकोनॉमिक्स को ही किया और उसमें होना ये चाहिए था कि वो पैसा डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचता, जो सड़कें बनती, पुल बनते, बिल्डिंग्स बनती, शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी उससे लोगों के पास में पैसा आता और इसके अलावा कुछ डायरेक्ट भी पैसा लोगों के खातों में जमा हो जाता। कुछ के जमा भी हुआ है, लेकिन और ज्यादा अगर जमा होता तो उससे क्या होता कि डिमांड बढ़ जाती, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती तो जो हमारा कारपोरेट सेक्टर है उसको थोड़ा सहारा मिलता और उसकी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद नहीं होती, उसके जो ऑफिसेज हैं वो बंद नहीं होते, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना पड़ता और साथ में डिमांड बढ़ने के साथ में उसको थोड़ा बूस्टअप मिलता तो वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर लगाता। तो अब आप देखिए कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ती, डिमांड बढ़ने से जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाता और उसके साथ में लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता और फिर जो है वो जो इकोनॉमी इस वक्त हमारी नीचे आ गई थी वो इकोनॉमी आगे तेजी से बढ़ जाती। तो जो कीन्स की जो थ्योरी है वो, उसको ये भी कहा जाता है कि वो एक मंदी काल की थ्योरी है कि जो मंदी काल होती है उसमें ही इनकी थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो ये कीन्स की जो एक थ्योरी है वो मंदी काल की थ्योरी भी कही जाती है। ये कहा जाता है कि कीन्स ने हमेशा मंदी काल में की ही बात की है और मंदी काल में थ्योरी दी। हालांकि ये जो थ्योरी कीन्स की थी ये 1970 तक तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती रही। 1970 के बाद में फिर ये माना कुछ लोगों ने कि नहीं भाई ये कीन्स की थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है और बल्कि इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए, यानी क्लासिकल व्यू पे आ जाना चाहिए कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ज्यादा बेहतर रहेगी। और फिर कुछ लोग उसको सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की तरफ जाने लगे और फिर उसके बाद सारी चीजें मार्केट फोर्सेस तय करने लगी। गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेरेंस कम किया, लेकिन फिर 2008 में प्रॉब्लम आ गई और 2008 में फिर पूरी दुनिया में एक मंदी आई और फिर जब 2008 में एक मंदी आई तो फिर कीन्स याद आए
और फिर कीन्स याद आए तो फिर बेल आउट पैकेजेस दिए, यानी कि सरकार ने लोगों को पैसा दिया, बैंकों को पैसा दिया, यहां दिया वहां दिया, और फिर उसके बाद में बेल आउट पैकेजेस आए और उसके बाद में फिर से जो है इकोनॉमी को खड़ी करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद में वो चलने लगा। और अब ये जो इस वक्त हालात हैं इसमें भी कीन्स याद आ रहे हैं कि कीन्स की जो थ्योरी है जिसमें हमको जो है वो बेल आउट पैकेजेस दिए जाने चाहिए ताकि डिमांड क्रिएट हो, तो उस तरीके से जो है वो इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। तो इस तरह से कीन्स की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन कीन्स की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो क्लासिकल व्यू है उसको अलग कर दिया जाए। क्लासिकल व्यू भी बहुत अच्छा है और उनका अपना एक अलग मकाम है और कीन्स का भी अपना एक अलग मकाम है। कीन्स याद आते हैं मंदी में और क्लासिकल थ्योरी याद आती है जब बूम का पीरियड होता है या जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, तो क्लासिकल व्यू याद आता है। और जब बात आती है कि मंदी की कोई सिचुएशन आती है तो कीन्स की इकोनॉमिक्स या कीन्सियन थ्योरी जो है वो याद आती है। ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।